हर किसी को कभी न कभी एक तरफा प्यार तो जरूर हुआ होगा। एक तरफा प्यार यानी कि ऐसा प्यार जिसमें आपकी भागीदारी 100% है, लेकिन सामने वाले के दिल में आपके लिए शायद ऐसा कुछ नहीं हो। यह अक्सर सभी के साथ होता है, हर कोई इसका एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि ऐसा ही एक तरफा प्यार ने एक लड़की की जान ले ली, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज की कहानी भी इसी पर आधारित है, जहाँ एक लड़का एक लड़की को देखते ही अपने दिल में बिठा लेता है। उसकी एक झलक पाने के लिए हर कोशिश लगा देता है, लेकिन एक दिन उसी लड़की को यह लड़का मौत के घाट उतार देता है। तो आखिर इस लड़के ने ऐसा किया क्यों? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कहानी देश की पहली मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्डे की थी। मोनिका घुर्डे मुंबई के एक्स जज रमेश घुर्डे की बेटी थी, जो कि पहले एक मशहूर फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उन्होंने परफ्यूम पर रिसर्च करना चालू किया और फिर एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। लोग मोनिका को महक की मल्लिका भी कहते थे। यह कहानी 2016 की है। जून 2016 में मोनिका गोवा की राजधानी पणजी के पास सानगोल्दा में सपना राज वैली नाम की एक सोसाइटी में 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, मगर कुछ आपसी विवादों के चलते वह 1 साल से अकेली रह रही थी। वहीं रहकर वह अपना परफ्यूम का बिजनेस चला रही थी। अपने इस प्रोफेशन की वजह से सोसाइटी में काफी मशहूर थी और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। 6 अक्टूबर 2016 को सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमेशा की तरह उनकी एक मेड आती है और मोनिका के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है, मगर अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद वह मेड घंटी बजाती है, मगर अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वह कई बार बेल बजाती है, आवाज़ भी लगाती है और दरवाज़ा भी खटखटाती है, पर अब भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वह मेड थोड़ा घबरा जाती है और मुंबई में रह रहे उसके भाई आनंद को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है। फिर मोनिका का भाई आनंद कई बार मोनिका के मोबाइल पर कॉल करता है, मगर उधर से कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद आनंद मोनिका की एक पड़ोसन को कॉल करता है, जो कि वहीं बगल के अपार्टमेंट में रहती थी और उसके पास मोनिका के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी। आनंद के कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही वह महिला डुप्लीकेट चाबी के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर उस डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसती है, उसकी चीख निकल जाती है। वह देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है। उसके दोनों हाथ पीछे बेड से बंधे हुए हैं और कमर से निचले भाग पर कोई भी कपड़ा नहीं है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद गोवा पुलिस सपना राज वैली के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। पुलिस बताती है कि मोनिका की मौत हो चुकी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कमरे की तलाशी ली जाती है। अजीब सी बात यह थी कि उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिलते हैं। कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए थे, जिससे पता चलता है कि वह आराम से बैठकर अंडे भी खाए थे। उसके बाद मोनिका के पर्स को चेक करने पर उसमें कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पुलिस सीसीटीवी दिखाने को बोलती है, लेकिन उस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिर पुलिस सपना राज वैली के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ भी पुलिस को किसी से कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, मगर मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं थी, जिससे कि यह साबित हो सके कि यह मर्डर चोरी के मकसद से किया गया हो। अब पुलिस सोचती है कि क्योंकि इस फ्लैट में जबरदस्ती कोई अंदर नहीं आया, तो जरूर मोनिका का मर्डर उसके जानने वालों ने ही किया होगा। इसलिए सबसे पहला शक जाता है मोनिका के पति भरत रामामृथम पर, जो कि खुद तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, मगर पूछताछ में ऐसा कुछ सामने नहीं आता जिससे उनके ऊपर शक किया जाए। इधर जैसे ही मोनिका के मर्डर की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना चेहरा थी और बड़े बड़े लोग उससे जानते थे। पुलिस ने भी अपनी जांच में कोई ढील नहीं बरती, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पूरे देश की मीडिया बस इसी केस को कवर कर रही थी और पब्लिक ये जानना चाहती थी कि आखिर वह मिस्ट्री किलर कौन है। इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई है और यह भी पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार भी हुआ है। उसके बाद पुलिस इस बात की भी पड़ताल करती है कि कहीं किसी आपसी रंजिश की वजह से तो यह कत्ल नहीं हुआ, मगर मोनिका का बिहेवियर सभी के साथ फ्रेंडली था, तो पुलिस भी इस एंगल को नकार देती है। अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे इस केस को सुलझाने में मदद मिल सके। अचानक से तलाशी के दौरान ही एक पुलिस वाले को याद आता है कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स मिले थे, मगर पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला।
उसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है। उस कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगती है, जिसमें पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही इस कार्ड का इस्तेमाल वहीं के एक एटीएम से किया गया है, जो कि सपना राज वैली से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद पुलिस बैंक से इस कार्ड पर नज़र बनाए रखने को कहती है। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जिसमें उस कार्ड से पैसे निकालने वाले शख्स की तस्वीर एटीएम के कैमरे में कैद हो गई थी। उस तस्वीर को लेकर पुलिस सपना राज वैली पहुंचती है और जैसे ही वहां के लोगों को यह तस्वीर दिखाई जाती है, वह तुरंत इस तस्वीर को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम राजकुमार है और यहाँ का यह पुराना सिक्योरिटी गार्ड था। मगर चोरी के इल्जाम में 2-2.5 महीने पहले इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था। उसके बाद पुलिस राजकुमार की कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि 21 साल का राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है और पहले भी इसके ऊपर चोरी के मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को राजकुमार की सारी जानकारी तो मिल गई, मगर अब भी पुलिस के लिए चैलेंज यह था कि उसे पकड़ा कैसे जाए। उसके लिए गोवा पुलिस अब उस डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगी। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है और अचानक से पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलोर के एक एटीएम से इस कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बेंगलोर पुलिस को कांटेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस एटीएम की फुटेज चेक करती है जहां से उसने पैसे निकाले थे। उस एटीएम की फुटेज से भी राजकुमार का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। बेंगलोर पुलिस राजकुमार की फोटो लेकर तुरंत उस एटीएम की लोकेशन के आसपास के होटल और लॉज में पूछताछ करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की तस्वीर को एक शख्स पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, इस शक्ल का आदमी एक हमारे होटल में ठहरा हुआ है, मगर वो अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस वहीं रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का इंतजार करने लगी और ये सभी पुलिस वाले सादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को कोई शक ना हो। थोड़ी देर बाद राजकुमार जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है, पुलिस वाले उसे पहचान जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं। मोनिका घुर्डे के मर्डर के सिर्फ 2 दिन बाद ही 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलोर के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा लेकर आती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब राजकुमार जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर 2 मिनट के लिए तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कहानी करीब 4 महीने पहले यानी कि जून 2016 से शुरू होती है। 39 साल की मोनिका घुर्डे अपने परफ्यूम के बिजनेस के सिलसिले में गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है, जिसके लिए मोनिका ने गोवा में एक रेंटेड फ्लैट ढूंढना शुरू किया। 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सानगोल्दा में एक सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए पहुंचती है। सोसाइटी के गेट पर मोनिका को सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है और उस सोसाइटी के मैनेजमेंट ने राजकुमार को पहले ही फोन कर दिया था कि कोई महिला आएगी फ्लैट देखने, तो उन्हें फ्लैट दिखा देना। उसके बाद राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। मगर हुआ यह कि इस फ्लैट को देखने और दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका को अपना दिल दे बैठता है और उस पर बुरी तरह फिदा हो जाता है। फिर 4-5 दिन बीतने के बाद एक गाड़ी सपना राज वैली के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट ओपन करता है तो देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ वहां पहुंची हुई है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसे दिखाया था वो फ्लैट उसने ले लिया है। राजकुमार यह बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचाता है। इन बीते हुए 4-5 दिनों में राजकुमार लगातार बस मोनिका के बारे में ही सोच रहा था और मोनिका का चेहरा उसके पूरे दिमाग पर छाया हुआ था। उसके बाद राजकुमार मोनिका से और ज़्यादा मिलने और उसे देखने की तरीका ढूंढने लगा, पर क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा था। फिर उसने अपने मैनेजमेंट से बात की और कहा कि वह अपनी ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों की गाड़ी की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता है। वहाँ का मैनेजमेंट उसकी बात को मान लेता है और उन्हें भी लगता है कि चलो इससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और राजकुमार थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेगा। पर राजकुमार के मन में कुछ और ही था और वह सीधे मोनिका के फ्लैट पर पहुंच जाता है और मोनिका को बताता है कि अब वह गाड़ी भी साफ़ करेगा। मोनिका भी मान जाती है और उसे अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए हाँ कर देती है। अब राजकुमार मोनिका की गाड़ी भी साफ़ करने लगा और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने वो मोनिका के फ्लैट में भी चला जाता और उसकी
झलक भी देख लेता, मगर इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। हुआ ऐसा था कि एक दिन मोनिका का एक छाता उसकी गाड़ी से गायब हो गया। मोनिका राजकुमार से इस बारे में पूछती है, पर वह मना कर देता है। इसके बाद मोनिका सोसाइटी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करती है और कहती है कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही लोगों के सामान गायब होने लगे तो सोसाइटी की काफ़ी बदनामी होगी। वहाँ का मैनेजमेंट इस बात को सीरियस लेता है और छानबीन शुरू कर देता है। फिर पता किया जाता है कि मोनिका की गाड़ी को किस किस ने खोला, तो पता चलता है कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही उस गाड़ी को खोलता था। इसके बाद जिसमें राजकुमार रहता था उस गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है। मोनिका का छाता वहां से बरामद हो जाता है। उस सोसाइटी से पहले भी लोगों के सामान चोरी होने की बात आती रहती थी और छाता मिलने के बाद सारा शक राजकुमार पर ही चला जाता है। इसी के बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में नौकरी और सपना राज वैली से निकाल दिया जाता है, क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह फिदा था और उसी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया। इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब सा जहर और गुस्सा भर दिया। उसके बाद राजकुमार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन गोवा के इलाके में मजदूरी का काम करता है। इस दौरान वह 2 बार मोनिका से मिलता है और उससे चोरी की शिकायत वापस लेने को कहता है, पर मोनिका साफ मना कर देती है। कुछ दिन वहां मजदूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में चेन्नई पहुंच जाता है। फिर वहां से मुंबई और पुणे हर जगह छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता है, मगर जब उसे कहीं भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो वह वापस 2 अक्टूबर 2016 को गोवा पहुंच जाता है। लेकिन इस बार भी उसके मन में अब भी वही नफरत थी। उसके बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में वापस सपना राज वैली में पहुंच जाता है, जहां वह गार्ड की नौकरी करता था। वह मेन गेट से सोसाइटी में दाखिल हो जाता है और इत्तेफाक से उसे कोई भी अंदर आते हुए नहीं देखता। फिर वह सीधे मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है, मगर मोनिका की कार वहां पार्क नहीं थी। वह समझ जाता है कि मोनिका घर पर नहीं है। अब राजकुमार वहां से जाने की बजाय वहीं रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने का फैसला करता है, पर उसे पकड़े जाने का डर भी था, इसलिए चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है। क्योंकि वह पहले वहां पर काम कर चुका था तो उसे सारे रास्ते पता थे। छत अक्सर खाली ही रहता था, इसलिए वह छत पर रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने लगा। बीच में कई बार छत से नीचे आता और मोनिका की कार चेक करता, फिर वह ऊपर चला जाता। मगर पूरा 3 अक्टूबर बीत जाता है, पर उसे मोनिका की कार दिखाई नहीं देती है। उसके बाद अगला दिन भी गुजर जाता है। अब समय बदलकर 5 अक्टूबर आ गया था। 5 अक्टूबर को भी सुबह से कई बार मोनिका की कार चेक कर चुका था, मगर उसे कार दिखाई नहीं दी। अब उसे छत पर रुके हुए लगभग 2 दिन बीत गए थे। छत पर ना तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को था। इस दौरान कई बार उसका मन करा कि वह वहां से चला जाए, मगर वह अपने मन में कुछ सोच कर आया था और उसी सनक में लगभग उसने 48 घंटे से भी ज्यादा का समय भूखे प्यासे छत पर बिता दिया। 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर के करीब 3 से 3:30 बजे के बीच एक बार फिर से नीचे आया। इस बार उसने देखा कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। इसका मतलब था कि मोनिका आ चुकी थी। फिर वह छत पर वापस चला गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। उसके बाद शाम को 6:30 बजे के करीब नीचे आता है और मोनिका के फ्लैट की घंटी बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन, तो वह अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है। उसके बाद मोनिका दरवाजा खोलती है। जैसे ही मोनिका दरवाजा खोलती है, राजकुमार उसे जोर से धक्का देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। मोनिका को कुछ समझ में आता उससे पहले ही राजकुमार अपनी जेब से चाकू निकालकर बोलता है कि अगर शोर किया तो चाकू मार दूंगा, मगर मोनिका फिर भी जोर से चिल्लाती है। लेकिन राजकुमार अपने हाथ से उसका मुंह दबाता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। फिर डरा धमका कर उस पर कंट्रोल करता है। इसके बाद चाकू के नोक पर मोनिका को बेडरूम में ले आता है और उसे बेड पर लेटाता है। पहले उसके दोनों हाथ पीछे बेड पर बांध देता है, फिर उसके दोनों पैर को भी बेड से बांध देता है। अब राजकुमार चाकू की नोक पर उससे पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डर जाती है और कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं सब ले लो। पर्स में से करीब 4000 रुपये निकलते हैं, मगर राजकुमार का मन उससे नहीं भरता और वह और पैसे मांगता है। तो मोनिका बोलती है कि मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और चाहिए तो पर्स में डेबिट कार्ड है, उसे ले लो और एटीएम से पैसे निकाल लेना। मगर राजकुमार को डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए मोनिका उसे पैसे निकालने का तरीका भी बताती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, मगर राजकुमार एक कपड़ा लेकर मोनिका के मुंह में ठूस देता है। मोनिका अब कुछ नहीं कर सकती थी,
फिर वह किचन में जाता है, पानी पीता है, अंडे उबालकर आराम से खाता है। उसे कोई जल्दीबाजी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उस फ्लैट में अकेली रहती है। वह फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम और चॉकलेट खाता है। वह अपनी भूख और प्यास को मिटा रहा था। इन सब में रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। जब उसका पेट भर गया तब वह मोनिका के पास पहुंचता है। मोनिका का फ़ोन लेता है। उसमें स्क्रीन लॉक लगा था। चाकू के दम पर उसका पासवर्ड पूछता है। मोनिका उसे पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में गंदी वीडियो की साइट खोलता है और ज़बरदस्ती उसे 3 अश्लील क्लिप्स दिखाता है। मोनिका को लगता है कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपनी उस चाहत को पूरा करता है जो कि उसके दिमाग में पहले दिन से थी। अब समय करीब 2-2:30 बज चुके थे और लगभग 8 घंटे से वह मोनिका के ही कमरे में था। जब उसका मन भर गया तब पहली बार घबराया क्योंकि उसे पता था कि वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानती है और अगर उसने यह बात पुलिस को बताई तो वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद उसी बेड से एक तकिया उठाकर मोनिका का मुंह दबाने लगा और तब तक दबाता रहा जब तक कि मोनिका की मौत नहीं हो गई। फिर वह आराम से बाथरूम में गया। अभी भी उसे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। बाथरूम में सबसे पहले नहाया और 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3:30 बजे अंधेरे में चोरी छुपे वहां से निकल गया। फिर सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलोर चला गया जहां से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसकी यह कहानी सुनने के बाद सारे पुलिस वाले भी दंग थे। गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और आईपीसी की कई धाराओं के चार्ज लगाकर 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है। यह केस अभी भी लोअर कोर्ट में ही है। एक तरफा चाहत और नफरत ने एक मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्डे की जान ले ली। एक तरफा प्यार की सच्ची कहानी से आप क्या सबक लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।